नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों पर भी सियासी पार्टियां राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पूर्व सैनिक राजकिशोर की मौत के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर राजनीति शुरू की है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरएमएल अस्पताल पहुंचकर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया। क्या सैनिकों पर राजनीति करनी चाहिए? इस तरह से राजनीति क्या होनी चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए पूरे साल सरहद पर खड़े रहते हैं? उन्हीं को राजनीति में मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सैनिक की मौत के बाद होने वाली राजनीति पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और देखकर समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री बना और मैंने पहला काम किया, लाओ भाई मुझे काम करना है, तो सारी सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि मामला 200-500 करोड़ का नहीं था, 10,000 करोड़ का था। तो मैंने फौज के लोगों से एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मैंने तो वादा किया है, मुझे पूरा करना है, एक किस्त में तो देना इस सरकार की ताकत ही नहीं है, अगर आपको इतराज ना हो तो 4 किस्त में कर दे। फौज के लोगों ने मेरी बात मान ली और 4 किस्त में उस पैसे उनके घर मनी पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी, करीब 5,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे जीवन का सपना था, जिसको मैंने पूरा किया, मेरा वादा था, उस वादे को मैंने किया है। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने हिमाचल प्रदेश गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओआरओपी पर अपनी दया भावना दिखाई थी। देश के पूर्व सैनिकों ने संघर्ष के बाद ओआरओपी लागू करने के लिए केंद्र की सत्ता से अपना हक मांगा था, लेकिन देश की विडंबना देखिए, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले गीदड़ों की भूख का शिकार पूर्व सैनिक हो रहे हैं। ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन पर केंद्र सरकार की दोगली राजनीति से हारकर पूर्व सैनिक रामकिशन ने आत्महत्या कर ली। भारत के लिए मरने वाले रामकिशन ने अपने हक के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी। रामकिशन अपना अधिकार मांगने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही रामकिशन ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पूर्व सैनिक रामकिशन को जब आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मतलब न गोली चली न बम गिरे, फिर भी हमारे देश का सैनिक शहीद हो गया। रामकिशन 1 रैंक 1 पेंशन में धांधली के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार देश ने एक और सैनिक खो दिया। रामकिशन ने जहर खाया। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है, इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, आप इसको पहचानिए। देश की सैनिकों को अपनी राजनीति का मुद्दा समझने वाली आम आदमी पार्टी के नेता आरएमएल अस्पताल में पूर्व सैनिकों के परिजनों से मिलने गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे। ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिनकी दिल्ली में लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। अस्पतालों की खराब हालत की भी इन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये मुद्दे इनके लिए राजनीति पर रंग नहीं चढ़ाते। राजनीति पर रंग चढ़ाने के लिए तो उन्होंने सैनिकों को चुना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को जो राजनीति के मैदान में सैनिकों को भी खींच रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि एक सैनिक को हमारे देश के अंदर आत्महत्या करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ओआरओपी लागू कर दिया, सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं ये कहते हुए कि ओआरओपी लागू करो। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं। राजनीति वो लोग कर रहे हैं और डिप्टी सीएम को इन्होंने डिटेन किया है। 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी? तो जिन लोगों ने डिटेन किया है, क्या उनको अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए? कैबिनेट मीटिंग हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। ओआरओपी का मतलब है कि समान पद पर सेवा देने वाले सभी सैनिकों को समान वेतन मिलना चाहिए। ओआरओपी लागू नहीं होने की स्थिति में बेसिक पे का विभाजन रिटायरमेंट के आधार पर होता है। पूर्व सैनिक 40 साल से ओआरओपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
2006 से पहले और 2006 के बाद रिटायर हुए सैनिकों की तनख्वाह में काफी अंतर है, क्योंकि 2006 में सरकार छठा वेतन आयोग लागू कर चुकी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई थी। ओआरओपी लागू होने के बाद सभी पूर्व कर्मचारियों की पेंशन समान हो जाएगी, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हों। लेकिन रामकिशन का कहना था कि केंद्र सरकार पूर्ण रूप से ओआरओपी लागू नहीं कर रही है। 40 साल से देश के सैनिक ओआरओपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस के किसी भी महारथी नेता ने सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया। रामकिशन की मौत पर राजनीति को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने आरएमएल अस्पताल का रुख कर सैनिक के परिवार वालों से मुलाकात की और अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन करने में जुट गए। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया तो पूरी कांग्रेस पार्टी अपने युवराज को बचाने संसद मार्ग थाने पहुंच गई। राजनीति का ऐसा खतरनाक चेहरा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, जब देश के बड़े बड़े नेता सैनिकों पर ही सियासत करने में जुट गए हों। पिछले 2.5 साल से जब से एनडीए आई है, जिस दिन एनडीए की सरकार बनी थी उसी दिन भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया था और डिक्टेटरशिप लागू हो गई थी। और इन 2.5 सालों से हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं। जब मर्जी आती है जिसको अंदर जेल में डालो, जब मर्जी आती है जिसके खिलाफ सरकार चाहे सीबीआई इंक्वायरी करे, इनकम टैक्स उसके पीछे लगाए और अपने लोगों के बीजेपी के चाहे उतने वो कितने क्राइम्स भी वो करें उनको क्लीन चिट देते हैं। और राहुल गांधी जी को आज अंदर करने का, अरेस्ट करने का, थाने में रखने का, ये तो डिक्टेटरशिप की आखिरी इंतहा है। देश के लिए जीने और जरूरत पड़ने पर देश के लिए मरने वाले सैनिकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मौत पर राजनीति अपना ऐसा भयानक चेहरा दिखाएगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। और इसमें ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। नमित, सवाल अब ये है कि अगर ऐसा लग रहा है कि जब से 2.5 साल से एनडीए की सरकार आई है तब से ये तमाम चीजें हो रही हैं, डिक्टेटरशिप इस देश में लागू हो गई है, तो जरा कोई ये भी तो पूछे इन तमाम नेताओं से कि आखिर इससे पहले जब 50-55 साल कांग्रेस रही और 10 साल पहले मनमोहन सिंह का राज रहा, जब इस देश में लोकतंत्र था, तो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में क्यों नहीं सोचा गया था? बिल्कुल शशि, ये सोचने वाली बात है क्योंकि पिछले 40 साल से लगातार जो पूर्व सैनिक हैं ओआरओपी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को यूपीए सरकार ने साफ तौर पर अनदेखा किया और एनडीए सरकार ने आते ही 8 नवंबर 2015 को जो ओआरओपी की सभी मांगों को लागू कर दिया गया था, उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां जो थी, एक बार उन्होंने ये निशाना साधा था कि ये काफी लेट एनडीए सरकार ने किया है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए इससे पहले 3 बार यूपीए की सरकार रही, वो सरकार जो है ओआरओपी को लागू नहीं कर पाई। तो यहां पर सवाल है अब लागू कर दिया गया। हालांकि इसमें 2 बड़ी मांगे ऐसी थी शशि जिस पर काफी बहस भी हुई थी और केंद्र सरकार ने ओआरओपी की एक समिति भी बनाई थी जो इस दोनों जो बड़ी मांगे थी जिन पर अभी भी जो है असमंजस की स्थिति जो थी वो बनी हुई थी, जिनका जो विरोध प्रदर्शन था वो जंतर मंतर पर अभी भी कुछ पूर्व सैनिक बने हुए थे, जिसमें से पहली मांग यही थी कि जो सरकार ने डिसाइड किया था कि हर 5 साल में ओआरओपी का रिव्यू किया जाएगा, जबकि सैनिक चाहते हैं कि हर 1 साल में रिव्यू किया जाए। दूसरी एक बड़ी मांग ये थी कि सरकार ने कहा था जितने भी वीआरएस वाले सैनिक हैं उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की यह मांग थी कि 40% से जो ज्यादा हमारे पूर्व सैनिक हैं वो वीआरएस ले चुके हैं। तो ये 2 बड़ी मांगे थी जिन पर बातचीत हो रही थी, विचार हो रहा था, लेकिन जिस तरह से रामकिशन की जो मौत हुई है उस पर सुबह से आरएमएल अस्पताल से लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल जो सियासत खेली जा रही है वो एक बड़ी शर्मनाक स्थिति की बात है, क्योंकि एक तरफ यूपीए के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर जाकर राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो है केंद्र सरकार पर लांछन जो लगा रही है, एक बेहद ही शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। हम समझ सकते हैं नमित कि किस तरीके से हर एक चीज को राजनीति में घुसाकर उस पर रोटी चमकाने की कोशिश होती है, चाहे किसी की मौत ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से रामकिशन ने सुसाइड किया है, परिवार वालों का क्या कहना है, कहीं वो यहां पर भी राजनीति के शिकार तो नहीं हो गए हैं, जैसा कि हमने कई बार देखा भी है। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की सभा में संबोधन के दौरान किस तरीके से किसान ने सुसाइड किया था।
बिल्कुल शशि, यहाँ पर दो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहला सवाल ये, जब इसी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की एक रैली चल रही थी और वहां पर एक सुसाइड किया गया था और उस सुसाइड के बाद जो तमाम गवाह सामने आए थे, ऐसा भी एक गवाह सामने आया था कि दिल्ली के जो अब डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनसे भी जाकर जो वहां पर जो गजेंद्र नाम की शख्स की मौत हुई थी जंतर मंतर पर, उसके परिजनों ने जो है उनसे बात की थी। खुद गजेंद्र चौहान से उनकी बात हुई थी। उसके अगले दिन ही वो सुसाइड हुआ था। और यहां पर जो मामला निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब रामकिशन की मौत हुई उससे पहले दिल्ली सरकार का कोई भी नेता या फिर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता रामकिशन से जाकर नहीं मिलता है, जबकि संडे से लेकर जो है मंगलवार तक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे रामकिशन जंतर मंतर पर। हरियाणा से ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड सूबेदार भी हैं। लेकिन जब इनकी मौत होती है तो आज सुबह ही आनन फानन में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर जाते हैं आरएमएल गेट के बाहर, जबकि इन सबको पता है, एक बड़े राजनेता है कि हॉस्पिटल के शशि कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, कुछ उनका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन बावजूद उसको समझे आरएमएल अस्पताल के गेट पर जाते हैं। तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तो एक समझ सकते हैं कि जिस तरह से आरएमएल को राजनीति का अड्डा बना दिया गया। दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद जब वहां पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जाते हैं, वो भी इसी तरीके की हरकत करते हैं। वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मांगे लगातार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल आप जा रहे हैं और आपको पता है कि कितना प्रोटोकॉल आपका है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था आपकी है, और उसके बावजूद वहां तमाम मरीज हैं। रामकिशन की मौत के बाद आप बाकी के मरीजों को और परेशान करने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? उसमें भी आपको सिर्फ राजनीति करनी है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों, अगर बहुत परेशान है अरविंद केजरीवाल, बड़े दुखी हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं फिर से केंद्र सरकार पर, तो इतना मुस्कुराते हुए वो सेल्फी क्यों खिंचवा रहे हैं अस्पताल के ठीक बाहर ही? क्या ये दोगलापन नहीं है? बिल्कुल शशि, यहाँ इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर सामने आई है, इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो शोक प्रकट करने जाते हैं, दूसरी तरफ लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर जब एक एनजीओ की जो महिला ने उनसे सेल्फी लेने के लिए कहा तो मुस्कुराकर सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। तो आपका दो मुंहा चेहरा जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि यही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं। जब दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू से लोगों की मौत हो रही थी, एक भी बार मीडिया के सामने आकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, लेकिन जहां पर इन्हें राजनीतिकरण का एक मुद्दा मिला, तुरंत मीडिया के सामने आते हैं, अपना दो मुंहा चेहरा भी दिखाते हैं। अब जो एक बड़ी खबर भी आ रही है शशि, हम आपको रूबरू करवाते हैं, दर्शकों को भी बताते हैं। राहुल गांधी कुछ देर पहले जो छोड़े गए थे मंदिर मार्ग थाने से, उनको फिर से एक बार हिरासत में ले लिया गया और लिया गया है क्या नमित? क्या तीसरी बार डिटेन किया गया राहुल गांधी को? क्योंकि 2 बार अभी तक उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। जी बिल्कुल, अभी अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो पहली बार जब हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया गया था। दूसरी बात, अब जो कनॉट प्लेस से हिरासत में लिया गया, इस बार उन्हें संसद मार्ग थाने ले जाया जा रहा है और साथ में उनके साथ काफी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन यहाँ पर शशि गौर करने वाली बात यह है, जब सुबह इनको हिरासत में लिया गया था, अंदर पुलिस वालों से भी राहुल गांधी की झड़प हुई थी। उन्होंने समझाया था कि ऐसे अस्पताल के अंदर नहीं जाया जाता और वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर ही उनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से जब इनको हिरासत में कनॉट प्लेस से लिया गया है, वहां पर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे। तो इनको समझना चाहिए कि जब पहले प्रोटोकॉल समझा दिया गया है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हिरासत में लिया गया था, फिर दोबारा से इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं एक सोच पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल समझ सकते हैं ना, सोच पर तो सवाल खड़े करता ही है, साथ ही साथ आपकी मंशा क्या है ये भी बताता है। आप बने रहे हमारे साथ। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, उस दौरान सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद थे और तमाम नेताओं ने बयान भी दिए हैं। हम जरा आपको सुना दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है जब उन्हें दूसरी बार हिरासत में लिया गया था। तब हम सबको मिलने से रोका गया और एक परिवार का एक आधा हिस्सा यहाँ है, आधा हिस्सा कहीं और थाने में डाल के रखा है इन लोगों को। क्या हो रहा है भारत में? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा है आज भारत के अंदर। और यही बीजेपी का असली चेहरा है। जो हिटलरशाही आज हमें देखने को मिल रही है, यही असली चेहरा है। जहां एक तरफ सीमावर्ती इलाके पर जवान अपना बलिदान दे रहा है और अब की बेनिफिट उनको नहीं दी जा रही, आत्महत्या एक व्यक्ति करता है तो इस तरीके से उसके परिवार के साथ बर्बरता की जाती है। तो ये बेनिफिट तब क्यों नहीं नजर आ रहे थे जब यूपीए की सरकार थी? इन बेनिफिट्स के बारे में तब ये बड़े बड़े नेता क्यों विचार नहीं कर पाए थे, जब लगातार लंबे समय से आंदोलन की लगातार बात कही जा रही थी, लगातार इन मांगों को सरकार के सामने रखा जा रहा था? अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कनॉट प्लेस में जब हिरासत में लिया गया राहुल गांधी को, तो आसपास किस तरीके की तस्वीरें नजर आई, कितने बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि आपने देखा कि बड़े बड़े नेता भी यहाँ मौजूद हैं, राज बब्बर से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के गुलाम नबी आजाद से लेकर के तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। हलचल मची हुई है और सिर्फ
राजनीति नजर आ रही है। जिस तरीके से इस तरह के मौकों पर हमने देखा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इस तरह के मौकों को कभी वो छोड़ते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें कभी वो चूकते नहीं हैं राजनीति करने से। तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि उनकी हिरासत की जो बड़ी वजह बता रही है दिल्ली पुलिस, वो है उनकी सुरक्षा, और बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि इस तरीके से किसी भी अस्पताल में आपको तमाम सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस तरीके से आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि बार बार कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अत्याचार तो है ही, साथ ही साथ जो लोकतंत्र है उसका भी गला घोटने के बराबर है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी लगातार बने हुए हैं। नमित, सवाल अब ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। रोहित वेमुलाल से लेकर के हमने जेएनयू तक का केस देखा, और किस तरीके से बार बार राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, एक बयान देते हैं, पूरी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। हालांकि उनके बयान के बाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की किरकिरी होती है, सफाई पार्टी के तमाम नेताओं को देनी पड़ती है। यहां पर भी पुलिस बार बार कह रही है कि आपकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम आपको इस तरह से सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकते। समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है ये नेता? बिल्कुल शशि, एक पहला मामला नहीं है। जैसे कि आपने बताया, रोहित वेमुला का केस ले लीजिए, जेएनयू मामला ले लीजिए, दादरी कांड ले लीजिए, ये तमाम जगह पर राहुल गांधी जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लांघते हुए कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जहां पर उनको हिरासत में लिया जाता है, और कुछ ऐसे बयान भी देते हैं जिसके बाद खुद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है, जब उनको पहले हिरासत में ले लिया गया था, फिर दोबारा से जाकर कनॉट प्लेस में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ फिर से इनका विरोध प्रदर्शन देखा गया, तो आप देख सकते हैं कि एक मुद्दा जो है उसको राजनीतिकरण यहां पर पूरे तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि जब आपको पता है रामकिशन की मौत हो चुकी है, कल उनका शरीर, पार्थिव शरीर जो है कल या परसों अगर उनके गांव लिया जाएगा, तो अगर आपको सांत्वना पेश करनी है, शोक प्रकट करना है, तो उनके घर जाइए। क्यों अस्पताल में जाकर आप इस तरीके की कानून व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं? क्योंकि वहां के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। वहीं अगर कांग्रेस के अलावा दूसरी आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो उनके तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से मंदिर मार्ग थाने के बाहर इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया, इनके जितने भी बड़े विधायक थे, मंत्री थे, सब वहां पर पहुंचे, और ट्वीट पर लगातार जिस तरीके से बेहुदा ट्वीट जो है लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से किए गए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए, उन्होंने कहा कि एक गुंडागर्दी दिल्ली में चल रही है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, आप खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, तो गुंडागर्दी कर कौन रहा है? हम समझ सकते हैं नमित कि किस तरीके से प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है, और समझ हम ये भी सकते हैं कि अस्पताल में और भी बहुत गंभीर अवस्था में लोग भर्ती हैं, कम से कम उनका तो ख्याल रखिए, उनकी जान का तो ख्याल रखिए, जिसके बारे में लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके से अस्पताल में तमाम नेताओं का चले आना ठीक नहीं है, बाकी के मरीजों का ख्याल रखने के हिसाब से भी। अब हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी खूब सारे आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया, तो अरविंद केजरीवाल खुलकर नाराजगी दिखाने लगे, और उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, कामकाज नहीं करने दिया जा रहा, गुंडागर्दी दिखा रही है यहाँ पर सरकार। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट की मीटिंग थी उनकी तमाम जो सरकार के नेता थे वो वहां आने वाले थे, लेकिन इस मीटिंग को भी पोस्टपोन करना पड़ा है क्योंकि पुलिस ने मनीष सिसोदिया को अभी छोड़ा नहीं है। सवाल अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है नमित, परिवार वालों की तरफ से इस सुसाइड के बाद क्या कोई बयान आया है? क्या उन्होंने बताया है कि असल बात क्या थी, किस तरह से किन किन नेताओं से बात करने की कोशिश की गई? और ऐसा तो नहीं है कि सीधा सुसाइड कर लिया, लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा था, नाराजगी वो दिखा रहे थे, सुनने वाला आखिर कोई क्यों नहीं था? चाहे केंद्र सरकार की ही हम बात क्यों ना करें। देखिए शशि, यहाँ पर अगर हम परिजनों की बात करें तो परिजन जो है साफ तौर पर मीडिया के सामने खुलकर अभी नहीं आ रहे हैं। हालांकि रामकिशन के जो पुत्र हैं, बेटे हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया था, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, और उसकी वजह दिल्ली पुलिस ने ये बताई थी कि तमाम जो बाहर के बड़े राजनेता हैं उनसे संपर्क जो है उनके बेटे कर रहे थे, और उनको अस्पताल में बुलाने की कोशिश जो थी वो उनकी लगातार जारी। तो उसके तहत जो है उनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था को जो है वो उनके बेटे भी उल्लंघन कर रहे थे, उसके उनको छोड़ने की मांग थी, वो भी राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी पूरे सुसाइड नोट की बात की जाए तो जब रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर से मंगलवार की शाम खुद रामकिशन और उनके कुछ पूर्व सैनिक जो थे जब मिलने जा रहे थे, पूरा उनके साथ लेटर था, ज्ञापन वो देने जा रहे थे जो जिन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही साथ उस लेटर के आखिरी में उन्होंने लिखा था कि मैं अपने देश के लिए, अपने वीर जवानों के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर करता हूं। तो पूरा सुसाइड जो लेटर था, उसके सुसाइड लेटर के साथ साथ जो था एक उनकी जो मांग थी काफी दिनों से चल रही थी, उसको भी उसमें जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर यहां पर
एक सुसाइड लेटर जो है वो मिला है, दिल्ली पुलिस को भी वो मिला है। हालांकि उसकी जांच जो है वो अभी भी लगातार जारी है कि आखिर ये लेटर कब लिखा गया था, कब उनके हालांकि जो उनके बेटे की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे पहले बताकर ये आश्वासन, ये पहले सूचना दे दी थी कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। तो जब बेटे को बता दिया था तो उस वक्त उनके बेटे ने मीडिया में आकर क्यों नहीं ये बात बताई, क्यों नहीं किसी मंत्री से बताया, या फिर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कई सवाल इसमें उठते हैं। अमित, जरा तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लेडी हार्डिंग जो अस्पताल है उसके बाहर वहां पहुंचे और यहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके से उन्होंने सेल्फी ली है। जरा देखिए, और दुख का अंदाजा इस सेल्फी को देखने के बाद आप लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा दुख अरविंद केजरीवाल को है। हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके सेल्फी लेंगे उल्टे खड़े होके। तो एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके सेल्फी लेंगे उल्टे खड़े होके। तो एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपनी एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके सेल्फी लेंगे उल्टे खड़े होके। नमित, सुना आपने और आपने तस्वीरें देखी भी होंगी, और कम से कम अरविंद केजरीवाल की स्माइल को देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा दुख रहा होगा अरविंद केजरीवाल को रामकिशन की मौत का। बिल्कुल शशि, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं एक बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि एक तरफ आप शोक प्रकट करने के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल जाते हैं, दूसरी तरफ आपका जो शराफत का मुखौटा है वो 2 मिनट के सामने एक महिला ने जब सेल्फी की बात की तो तुरंत जनता के सामने उतर कर सामने आ जाता है। और एक पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कई जगह शोक प्रकट करने गए हैं। दादरी की बात ले ली जाए, वहां पर भी इस तरीके की हरकत देखी गई है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जनता को भी और देश को भी समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की आखिर यहाँ पर जाने की मंशा क्या, क्योंकि उनको बैठे बिठाए राजनीतिकरण का एक मुद्दा जरूर मिल गया है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे राजनेता हर एक विषय में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोज लेते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं बजाय कि उस दर्द को, उस तकलीफ को समझने के। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नमित आपका। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।